राम किशन जी बार बार बेटे के कमरे की तरफ झांक रहे थे कि बेटा बाहर निकले तो उससे दो बातें करूं। जैसे ही नीरज पत्नी के साथ कमरे से बाहर आया तो राम किशन जी बहू को साथ में देखकर चुप हो गए। अपने बेटे से कुछ ना बोल पाए। जब बहू किचन में चली गई और बेटा नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया तो राम किशन जी बेटे से हिचकिचाते हुए बोले, बेटे तुमसे कुछ कहना था। पिता की बात सुनकर भी बेटे ने हाँ हूँ का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप नाश्ता करता रहा। राम किशन जी फिर से बोले, बेटा मेरे कपड़े बिल्कुल घिस गए हैं, मुझे दो जोड़ी कपड़े नए दिला दो। कई साल हो गए, कभी तुम्हारी माँ ने ही दो तीन जोड़ी कपड़े दिवाली पर नए बनवाए थे मेरे लिए, लेकिन अब वह पूरी तरह घिस चुके हैं। अब बाहर निकलता हूँ तो जान पहचान वाले टोकते हैं, बोलते हैं कि बेटा तो ऑफिस में बैठता है और बाप घिसे हुए कपड़े पहनता है। तभी नीरज की पत्नी रसोई से बाहर तेजी से आई और बोली, बस बस रहने दीजिए, ज़्यादा बातें ना बनाया करो। ऐसा काम ही क्यों करते हो जो बाहर वालों को टोकना पड़े? क्यों जाते हो घर से बाहर? घर के कोई काम नहीं कर सकते क्या? सारे दिन निठल्लों की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं और फरमाइश करते हैं नए नए कपड़ों की। बहू राम किशन जी से आंखें निकालते हुए बात कर रही थी। बहू की बातें सुनकर राम किशन जी अपने बेटे की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे कि बेटा अभी बहू को डांटेगा, लेकिन बेटे ने कोई उत्तर न दिया और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला गया और अपनी अलमारी से दो जोड़ी पुराने कपड़े लाकर राम किशन जी के आगे पटकते हुए बोला, मेरे पास नए कपड़े बनवाने का बजट नहीं है। यह मेरे दो जोड़ी पुराने कपड़े हैं, इन्हें पहन लिया करो। और हाँ, आज के बाद कभी भी सुबह सुबह मुझे टोकने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सारा दिन खराब जाता है। कहकर नीरज ऑफिस के लिए जाने लगा। तभी उसकी पत्नी बोली, सुनिए ज़रा, वो आज थोड़ा जल्दी आ जाना, करवा चौथ आने वाली है, मुझे नई साड़ी खरीदनी है। अच्छा ठीक है, आज मैं थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूँगा, नीरज मुस्कुराते हुए बोला और ऑफिस के लिए निकल गया। राम किशन जी कुर्सी पर बैठे हुए बेटे की तरफ हैरानी से देखते ही रह गए। पति के जाते ही फिर से बहू राम किशन जी पर भड़कने लगी। क्या ज़रूरत थी आपको सुबह सुबह इनके आगे कपड़ों का जिक्र करने की? एक तो ऑफिस के काम का बोझ, ऊपर से आपका बोझ ढोते ढोते मेरे पति तो बूढ़े ही हो जाएंगे। अगर मैं ना रहूं तो आप अपने बेटे को चैन की सांस ना लेने दें। बहू राम किशन जी को कई बातें खरी खरी सुनाकर अपने कमरे में चली गई। राम किशन जी भी चुपचाप बहू की बातें सुनकर अपने कमरे में आ गए, क्योंकि वह बहू का क्रूर व्यवहार जानते थे। अगर एक बार भी राम किशन जी बहू को पलटकर जवाब दे देते तो कई दिन तक वो राम किशन जी का पीछा नहीं छोड़ती। यूं ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राम किशन जी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। बहू गुस्से में आई और रिमोट से टीवी बंद करते हुए बोली, या तो आप सारे दिन बाहर घूमते रहोगे या फिर घर में टीवी चलाकर बैठ जाओगे। इसके अलावा आपको कोई काम नहीं है क्या? एक काम भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते? बहू क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हें मेरा बाहर जाना भी पसंद नहीं और घर में रहना भी पसंद नहीं। कहाँ जाकर मर जाऊँ मैं? क्या करूँ मैं? कहते हुए राम किशन जी की आंखें नम हो गई। नीरज बोला, बाबूजी, इसमें टसवे बहाने की कौन सी बात है? आप सुबह से टीवी चलाकर बैठे हैं। मैं सुबह वॉक करने गया था तो आपसे गाड़ी साफ करने के लिए बोलकर गया था, लेकिन आपसे वह काम भी नहीं हुआ। इस तरह आप घर में खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम धाम क्यों नहीं करते? बस आपको तो बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती है। कहते हुए नीरज गुस्से में तौलिया लेकर बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। सही कहा है किसी ने, कमाऊ पिता बेटे पर बोझ नहीं होता, पर बिना माँ के पिता बेटे बहू पर बोझ बन जाते हैं। यही सोचते हुए राम किशन जी अपने आंसू पोंछे और बाहर गाड़ी साफ करने चले गए। अगले दिन संडे था तो नीरज घर पर ही था। मौसम भी सुहावना हो रहा था। बहू ने गर्मा गर्म चाय और पकोड़े बनाए और अपने पति के आगे ले जाकर रख दिए। वहीं थोड़ी दूरी पर राम किशन जी भी बैठे हुए थे। बहू राम किशन जी को खाली चाय पकड़ाते हुए बोली, बाबूजी, तेल की चीज़ आपको हजम नहीं होगी, इसलिए मैंने आपके लिए पकोड़े नहीं बनाए। इतना कहकर बहू भी बेटे के पास जाकर बैठ गई। राम किशन जी को बेटे बहू का यह व्यवहार बिल्कुल भी नहीं भा रहा था, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ उनकी सुनने वाला ही कौन था। उनका तो बेटा भी अपना नहीं था।
राम किशन जी चाय के साथ वही ब्रेड खाने लगे, लेकिन अचानक से कप उनकी तरफ को टेढ़ा हो गया और चाय उनकी शर्ट पर गिर गई। यह देखकर बहू बड़ी तेज चिल्लाई, बाबूजी, आपको पता है कितनी महंगी शर्ट थी ये, जिस पर आपने चाय गिरा दी? अब यह दाग छूटेगा भी नहीं। अभी 2 महीने पहले ही इन्होंने यह शर्ट पहननी छोड़ी थी। काम वाली बाई मुझसे कह रही थी कि मुझे साहब की पुरानी शर्ट दे दीजिए, लेकिन हमने उसे ना देकर यह शर्ट आपको पहनने के लिए दे दी। लेकिन आप इतने महंगे कपड़े पहनने लायक कहाँ हो? आप ठहरे गांव के गंवार, मिट्टी में पले बड़े हो, किसान के किसान रहोगे। फिर बेटा नीरज बोला, बाबूजी, उम्र होने के बाद बुढ़ापे में लोग जिम्मेदार हो जाते हैं, पर आप तो माँ के जाने के बाद बहुत ही लापरवाह हो गए हैं। आपकी बहू आपके बारे में कितना सोचती है और आप उसी की परेशानी बढ़ा देते हो। मैंने सोचा था गांव से आपको यहाँ शहर में ले आऊँगा तो आप यहाँ कुछ सीखोगे, लेकिन आप तो ठहरे गंवार, आप शहर के तौर तरीके कहाँ सीख पाओगे? राम किशन जी बोले, बेटा, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना गिराई है, बस रहने दीजिए बाबूजी, अब मेरा और ज़्यादा दिमाग खराब मत कीजिए, कहकर नीरज गुस्से में वहाँ से चला गया। बहू बोली, अब अपनी शक्ल लेकर मेरे पति के सामने मत आना, तुम्हारा खाना कमरे में ही पकड़ा दूंगी। बेटे बहू की बातें सुनकर राम किशन जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज तुम्हारी बड़ी याद आ रही है कुसुम। बेटा बहू बुढ़ापे में मुझे कैसे जलील कर रहे हैं, यह तो देख रही हो ना तुम। अच्छा होता मैं भी तुम्हारे साथ ही चला जाता, तो जब तक तुम्हारा साथ रहा तब तक किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी तुमने। तुम मेरे खाने पीने, ओढ़ने पहनने से लेकर मेरी सेहत तक का ध्यान रखती थी, लेकिन तुम्हारे जाते ही तो मैं अपने बहू बेटों पर बोझ बन गया हूँ। सच में पत्नी की मृत्यु के बाद एक वृद्ध व्यक्ति बच्चों के लिए बोझ बन जाता है। अपने ससुर से परेशान बहू सपना अपनी मम्मी से अंदर फ़ोन पर बात कर रही थी। मम्मी, क्या बताऊँ आपको, बुढ़िया की जगह अगर यह बुढ़ा चला जाता तो मेरे लिए अच्छा होता। कम से कम वह बुढ़िया घर के कुछ काम तो किया करती थी, मेरा हाथ तो बटाती थी, पर यह बुढ़ा तो निठल्लों की तरह पड़ा रहता है। अगर कोई काम बता भी दिया तो वह भी ठीक से नहीं होता। बहू फ़ोन पर तेज़ तेज़ बातें कर रही थी, या यूँ कह लो वह राम किशन जी को सुना रही थी। राम किशन जी चुपचाप अपने कमरे में ही बैठे सब सुन रहे थे। वक्त बीता। कुछ दिनों बाद उनकी काम वाली बाई सुनीता आई और बोली, बाबूजी, कुर्सी पर बैठ जाइए, आपका बिस्तर झाड़ देती हूँ। लगता है कई महीनों से चादर नहीं बदली है, आपको बदबू नहीं आती? राम किशन जी बोले, सुनीता, मेहरबानी होगी अगर चादर झाड़ कर फिर से लगा दोगी तो। बदबू तो आती है, पर क्या करूँ बेटा? राम किशन जी दुखी मन से बोले। सुनीता बाई बोली, बाबूजी, अम्मा जी क्या चली गई कि आप बिल्कुल मुरझा गए हैं। पर क्या करे बाबूजी, जो किस्मत में लिखा होता है उसे काटना ही पड़ता है। सब बूढ़े लोग एक जैसे नहीं होते। मेरे ससुर को देख लीजिए। मेरे ससुर रिक्शा चलाते थे, बूढ़े हो गए, अब घर में बैठे रहते हैं। एक रोज़ मेरा पति गुस्से से उन्हें कुछ बोला और खाना देने से मना किया, तो ससुर को पता था कि उनकी उम्र हो गई है, बेटे से हाथापाई में वह जीत नहीं सकते। राम किशन जी बोले, फिर क्या किया तुम्हारे ससुर ने? सुनीता बाई हंसकर बोली, क्या करेंगे, जाकर पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा दी और बोले, मेरा कमरा खाली करो, जितने में तेरे परिवार और तुझे रखता हूँ उतने में एक काम वाली बाई लगा लूँगा, तो ना मुझे दिक्कत होगी ना तुम्हारी माँ को। राम किशन जी आश्चर्य से सुनीता बाई की तरफ देखते हुए बोले, तो तुम्हारे पति ने क्या कहा सुनीता? सुनीता बाई हंसकर बोली, कहता क्या, आज की दुनिया में घर और राशन में क्या कम खर्च होता है? अरे इतने पैसे में तो कितने माँ बाप को रोज़ खिला सकते हैं। वह दिन था और आज का दिन। आज तक मेरे पति ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। राम किशन जी की जिज्ञासा बढ़ी तो वह बोले, सुनीता बाई, एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति के साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? सुनीता बाई बोली, बाबूजी, एक बात कहूँ, थोड़े दिन के सुख के लिए मैं अपना बुढ़ापा नहीं बिगाड़ना चाहती थी। अगर आज अपने पति के साथ हो जाती तो हो सकता है कल को मेरा बेटा भी मेरे साथ यही करे। ना बाबा ना, मुझे बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना है। अपनी कमाई से अगर मैं बुढ़ापे तक का खा सकती हूँ तो क्यों बच्चों पर बोझ बनूंगी? जो मेरा है जीते जी मेरा ही रहेगा। मेरे मरने के बाद ही पैसा और घर मैं अपने बच्चों को दूंगी। इतना कहते हुए वह वहाँ से चली गई। उस काम वाली बाई की बातों ने राम किशन जी को सोचने पर मजबूर कर दिया।
कि जब एक रिक्शा वाला रिटायर्ड होकर अपने घर में आराम से इज्जत से रह रहा है, अपने एक कमरे के दम पर अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे इज्जत के साथ अपने घर में रह रहा है, तो मैं क्यों नहीं। मैं तो किसान था, भले ही मुझे पेंशन नहीं मिलती हो, पर यह घर और बाकी की संपत्ति तो मेरी ही है। 2-3 दिन विचार किया और बहू बेटों से बोले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहू बोली, क्या बात हो गई? फिर कोई फरमाइश होगी? नीरज बोला, बाबूजी ऐसे ही मुझ पर बहुत बोझ है, अब आप और मत बताइए। माँ के जाने के बाद आप बहुत परेशान करने लगे हैं, इससे बेहतर तो आप गांव में ही ठीक थे। मेरी गलती थी जो माँ के साथ आपको यहाँ ले आया। राम किशन जी बोले, हाँ बेटा, माँ बोझ क्यों लगती, तुम्हारे घर का काम जो करती थी। छोड़ो उन पुरानी बातों को, मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ। गांव जाने की बात सुनकर बहू खुश हो गई। राम किशन जी बोले, मैं अपना गांव का पुराना मकान ठीक करवाऊंगा, तो सोच रहा हूँ कि इस घर को बेचकर गांव का मकान ठीक करवा लूँ। अरे बाबूजी, आप हमारे घर को कैसे बेच सकते हैं? यह घर तो हमारा है। इस घर को बेच देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यह तो हमारे साथ सरासर धोखा है। राम किशन जी मुस्कुराते हुए बोले, धोखा? और तुम्हारा घर? यह घर मैंने अपनी खेती में रात दिन खून पसीना बहाकर और कुछ लोन लेकर अपने नाम से लिया था, तो तुम्हारा कैसे हुआ? रिश्ते में धोखाधड़ी मैंने सीखी नहीं है बहू। भले ही नौकरी नहीं करता मैं, पर एक किसान था, खून पसीने की कमाई खाता था और आगे भी खा सकता हूँ। और बेटे, तुम आज जो नई शर्ट और टाई पहन कर जाते हो ना, कभी सोचा है इस मिट्टी और खून पसीने की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो? मेरा फैसला सुन लो, अब मैं गांव जाकर रहूँगा। मुझे फिर से खेती शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, जो कि अब मेरे पास नहीं है, तो इस घर को बेचकर तुम्हें 2 कमरे के घर के लिए पैसे दे दूंगा और बाकी के पैसे मैं अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करूंगा। बहू बोली, सटिया गए हो क्या? हड्डी आपकी जवाब दे रही है और आप बुढ़ापे में ज़िंदगी फिर से शुरू करने की सोच रहे हैं। बहू, तुम मेरी हड्डियों के बारे में मत सोचो, अब सिर्फ इतना सोचो कि 2 दिन बाद इस मकान को देखने के लिए कोई आ रहा है, इसलिए मुझे यह घर जल्द से जल्द खाली चाहिए। कहकर राम किशन जी अपने कमरे में चले गए। बेटा और बहू को जोर का झटका धीरे से लगा। दोनों के सर पर आफत टूट पड़ी। नीरज और सपना ने अपने ससुर को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे अपने निर्णय पर अड़िग रहे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने मकान को बेच दिया और वापस गांव चले गए। राम किशन जी ने अपने पैसे अपनी खेती में लगाए। उन्होंने नई पद्धति से नया फसल लगाया था, सब्जियों की खेती कर रहे थे और उनकी सब्जियों की खेती खूब अच्छी फल फूल रही थी और ढेर सारे पैसे भी कमा रहे थे। पैसे इतने कि आराम से 3-4 नौकर रख लिए जो खेती को संभालते रहते थे और घर के लिए भी एक काम वाली बाई को रख लिया। आज राम किशन जी बैठकर अपनी खेती को संभालते हैं। आज वह गांव के एक सफल किसान हो गए थे। उधर बेटे और बहू की सारी अकड़ ढीली हो गई। आज तक भी बेटे से अपनी कमाई से एक घर नहीं खरीदा गया है। आज भी अपने बच्चों और पत्नी को लेकर एक किराए के मकान में रह रहा है। दोस्तों, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप अपने को दूसरे के सहारे छोड़ोगे तो आपका सामने वाला व्यक्ति, आपके बेटे बहू, रिश्तेदार आपको कमज़ोर समझकर आपका लगातार अपमान करते रहेंगे और आपको कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए अपना आत्मसम्मान बनाए रखें और अपने आप को दृढ़ और मजबूत बनाए रखें। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।